एक ही सुबह कैलेंडर की बिल्कुल वही 1 तारीख, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही है। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर कोई इस सुबह पुणे की किसी बैल्कनी में खड़ा है और कोई दूसरा व्यक्ति बेंगलुरु के किसी घर के आंगन में है, तो उन दोनों के लिए इस एक ही खगोलीय पल का नज़ारा, इसकी ऊर्जा और इसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जगह बदलते ही पूरी वाइब बदल जाती है। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक ही दिन, जिसे हम तकनीकी भाषा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे गहरे और सुंदर त्योहारों का रूप ले लेता है। और ये सिर्फ परंपराओं की कोई आम लिस्ट नहीं है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उनके पीछे के विज्ञान, इतिहास और उस क्या कहते हैं, दार्शनिक गहराई को डिकोड करेंगे, जो जीवन के हर खट्टे मीठे अनुभव को गले लगाना सिखाती है। देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक ही ब्रह्मांडीय घटना, मतलब एक ही कॉस्मिक इवेंट, लेकिन उसे देखने और मनाने का जो लेंस है वो पूरी तरह से लोकल है। हाँ, एकदम जमीनी। सही कहा। जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है कि ये दिन सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना पलटना बिल्कुल नहीं है। ये खगोल विज्ञान, मौसम के बदलाव और मानव मनोविज्ञान का एक बेहद सटीक और खूबसूरत संगम है। तो चलिए इस संगम की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले इसी भारी भरकम शब्द को थोड़ा आसान बनाते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत है। नया साल। हाँ, लेकिन अगर इसे डिकोड किया जाए तो चैत्र साल का पहला महीना है, शुक्ल का अर्थ है चंद्रमा का बढ़ता हुआ चरण या उजला पक्ष, और प्रतिपदा यानी अमावस्या के ठीक बाद का पहला दिन। बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा है जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड का रीसेट बटन दबा दिया हो, क्योंकि पौराणिक कथाएं भी कुछ ऐसा ही इशारा करती हैं कि एक भयंकर प्रलय के बाद जब सब कुछ शांत और शून्य हो गया था, तब भगवान ब्रह्मा ने इसी विशेष दिन पर ब्रह्मांड की फिर से रचना की थी। हाँ, समय के पहिए को एकदम शून्य से दोबारा शुरू किया गया था। एग्जैक्टली। और ये रीसेट बटन वाली तुलना मुझे लगता है बहुत सटीक बैठती है यहाँ। बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की ये कथा असल में एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूपक है। और ये विचार हमें बताता है कि चाहे कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना हो, या यूं कहें कि सर्दियां कितनी भी लंबी और कठोर क्यों न रही हो, एक नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है। अंधकार के बाद प्रकाश का लौटना। हाँ, ये कथा उसी प्रकाश के लौटने का जश्न है। लेकिन एक मिनट, ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड बनाना और देवताओं की कहानियां अपनी जगह बहुत प्रेरक हैं, मगर इस दिन से जुड़ी इंसानों की एक और कहानी बार बार सामने आती है। शालिवाहन नाम के कुमार के बेटे की कहानी। अच्छा, हाँ, वो मिट्टी के सैनिकों वाली कहानी। हाँ, वही, जिसमें बताया जाता है कि जब शालिवाहन को शक्तिशाली दुश्मनों ने घेर लिया और वो बिल्कुल निहत्था पड़ गया, तो उसने मिट्टी के सैनिकों की एक विशाल फौज बना डाली और फिर किसी चमत्कारी शक्ति से उन मिट्टी के पुतलों पर पानी छिड़ककर उनमें जान डाल दी, और उसी सेना के दम पर दुश्मनों को धूल चटा दी। बिल्कुल। और इसी जीत के दिन से शालिवाहन शक की शुरुआत मानी जाती है। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या प्राचीन काल के एक अत्यंत व्यवहारिक और कृषिक समाज ने सिर्फ इन चमत्कारी कहानियों के आधार पर अपना पूरा कैलेंडर और नया साल तय कर लिया था? या इसके पीछे मतलब कोई ठोस जमीनी विज्ञान काम कर रहा था? इस सवाल का जवाब ही इस त्योहार की असली चाबी है। अगर हम मिथकों की सतह से नीचे उतरकर उस समय के समाज के आर्थिक और कृषि ढांचे का विश्लेषण करें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। वो कैसे? देखिए, मिट्टी के सैनिकों में जान फूंकने वाली जो कहानी है, वो दरअसल एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और राजनीतिक रूपक है। शालिवाहन कोई राजघराने का व्यक्ति तो था नहीं, वो एक कुम्हार का बेटा था जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, यानी आम आदमी का सिंबल। बिल्कुल। और इतिहासकार मानते हैं कि मिट्टी के सैनिकों का मतलब है इस देश के आम किसान, मजदूर और कारीगर। शालिवाहन ने इन्हीं आम लोगों को, जो मिट्टी से जुड़े थे, एक साथ इकट्ठा किया, उन्हें एक अनुशासित सेना में बदला और विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। अरे वाह! हाँ, ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक शानदार नेतृत्व और जन आंदोलन की कहानी है। ओह, ये नजरिया तो पूरी कहानी का अर्थ ही बदल देता है। यानी मिट्टी के सैनिक दरअसल हमारे जमीनी लोग थे, जिन्हें एक सूत्र में पिरोया गया।
और अगर हम इसे उमंग, प्रकृति और कृषि से जोड़कर देखें तो ये समय भी तो बदलाव का ही होता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। यही वो दूसरा सबसे बड़ा व्यावहारिक कारण है। ये वो समय है जब रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों ये पूरी तरह से पककर कटने के लिए तैयार हो जाती है। और किसान के घर नया अनाज आता है। हाँ, और उस जमाने में तो अनाज ही सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करती थी ना। इसके साथ ही ये वसंत ऋतु का चरम है। पेड़ों पर पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं और नई कोपलें फूट रही होती हैं। दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होने लगती है। बैलेंस आ रहा होता है प्रकृति में। बिल्कुल। तो एक कृषि प्रधान समाज के लिए उनका नया साल किसी आर्बिट्रेरी या मनमाने ऐतिहासिक दिन से शुरू नहीं हो सकता। उनका नया साल तभी शुरू होगा जब प्रकृति उन्हें जीवन का नया चक्र देगी। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर का 1 जनवरी तो कड़ाके की ठंड और प्रकृति के सबसे निष्क्रिय समय के बीच आता है। हाँ, तब तो सब कुछ जमा हुआ होता है। वही तो। लेकिन यहां प्रकृति सचमुच अपना रीसेट बटन दबा रही है। अब क्योंकि ये दिन फसल के घर आने की खुशी, नई शुरुआत और ऐतिहासिक जीत का है, तो जाहिर है इसे मनाने का तरीका भी उतना ही भव्य होना चाहिए। और महाराष्ट्र में ये भव्यता गुड़ी के रूप में दिखती है। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र में गुड़ी के जरिए जीत का ये जश्न आसमान की तरफ देखा जाता है, एकदम बहिर्मुखी और ऊर्जा से भरा हुआ। हाँ, गुड़ी का दृश्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। सच में। और इसकी बनावट कितनी विशिष्ट है। एक लंबी बांस की छड़ी होती है जिस पर एक चमकीला पीला, हरा या लाल रेशमी कपड़ा, जिसे खान कहते हैं, वो बांधा जाता है। फिर उस पर नीम की पत्तियां, आम के पत्ते, लाल फूलों की माला और शक्कर की गांठी सजाई जाती है। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसी चीज रखी जाती है जिसने मुझे हमेशा थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है। आप उस उल्टे कलश की बात कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। एक पीतल या तांबे का उल्टा कलश। अब देखिए, सीधे कलश को तो हम समझ सकते हैं कि वो समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन इसे उल्टा क्यों रखा जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उल्टे कलश का मनोविज्ञान और उसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही रोचक है। जब हम प्राचीन भारत के युद्ध इतिहास को देखते हैं तो एक सैनिक या योद्धा जब युद्ध के मैदान से विजयी होकर लौटता था तो वो अपने पीने के पानी के बर्तन या अपने धातु के टोप को अपने भाले पर उल्टा टांग देता था। अच्छा। यानी वो एक सिग्नल था। बिल्कुल। ये दूर से ही इस बात की घोषणा होती थी कि युद्ध अब समाप्त हो चुका है, हमने जीत हासिल कर ली है और अब शांति का समय है। ये एक विजयी पताका का मूल रूप है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन निकला। हाँ, और इसके अलावा अगर हम इसको आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो सीधा कलश ग्रहण करने का प्रतीक है, जबकि उल्टा कलश ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नीचे धरती और घर की ओर प्रवाहित करने का एक उम्दा एंटीना माना जाता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार विचार है, ऊर्जा को सीधे घर के अंदर प्रवाहित करना। और अगर गुड्डी की बाकी चीजों को देखें तो हर रंग, हर पत्ता कुछ न कुछ कह रहा है। हाँ, हर एक तत्व का अपना वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक महत्व है। पीला या लाल रेशमी कपड़ा सूर्य की ऊर्जा और अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, जो अज्ञानता के अंधकार को काटता है। और आम के पत्ते? आम के पत्ते अमरता, निरंतरता और प्रजनन क्षमता को दर्शाते हैं, क्योंकि आम का पेड़ कभी भी पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं गिराता। लाल फूल नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हैं। और वो जो बांस की छड़ी होती है वो क्या दर्शाती है? देखिए, बांस पृथ्वी से मजबूती से जुड़ा होता है, लेकिन वो हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत रखता है। ये मानव जीवन के लिए एक सीधा संदेश है कि जमीन से जुड़े रहो, लेकिन अपनी आकांक्षाओं को, अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखो। वाह। और इतिहास में इस गुड्डी को कई बड़ी जीतों के साथ भी जोड़ा गया है ना? बिल्कुल जोड़ा गया है। जैसे जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे, तो लोगों ने इसी तरह गुड़ी फहराकर उनका स्वागत किया था। और बाद के कालखंड में भी जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणकारियों और मुगलों के खिलाफ अपने ऐतिहासिक युद्ध जीते, तो इस गुड़ी की परंपरा को एक नई, आक्रामक और गौरवशाली ऊर्जा मिली। सही कहा आपने। और इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है ना, वो है इसका स्थान, यानी इसे कहाँ लगाया जाता है। हाँ, ये हमेशा घर के बाहर होती है। एग्जैक्टली। गुड़ी को कभी भी घर के किसी अंधेरे कोने या सिर्फ पूजा घर में नहीं रखा जाता। इसे हमेशा घर के बाहर मुख्य द्वार के दाईं ओर, खिड़की या बालकनी में इस तरह लगाया जाता है कि वो सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति को दिखाई दे। यानी कि पब्लिक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। ये कोई गुप्त अनुष्ठान नहीं है,
ये पूरे समाज और दुनिया के सामने एक साहसिक घोषणा है कि ये परिवार आने वाले वर्ष की चुनौतियों और खुशियों का सामना करने के लिए सीना तानकर तैयार खड़ा है। ये सचमुच एक बहुत ही मुखर और गर्व से भरी हुई अभिव्यक्ति है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा ट्रांजिशन आता है। जैसे ही हम विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण भारत, विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहुंचते हैं, तो ये ऊर्जा एकदम से अंतर्मुखी और शांत हो जाती है। हाँ, वहाँ उत्सव का रंग थोड़ा अलग है। मतलब आसमान की बजाय सारा ध्यान घर की चौखट और भविष्य की योजना पर आ जाता है। वहाँ इसे उगादी या युगादी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है एक नई युग की शुरुआत। बिल्कुल। दक्षिण में गुड़ी का वो आसमान छूता स्वरूप नहीं दिखता। वहाँ मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का सघन तोरण लगाया जाता है, जिसे हम आमतौर पर डेकोरेशन मानते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। ये तोरण घर के अंदर प्रवेश करने वाली हवा और ऊर्जा को एक नेचुरल फिल्टर की तरह शुद्ध करता है। और इसके साथ ही उगादी का जो सबसे बौद्धिक, विश्लेषणात्मक और अनूठा हिस्सा है, वो इसके दिन के मध्य में होता है, जिसे पंचांगा श्रावणम कहते हैं। पंचांगा श्रावणम? हाँ, इस पर मुझे बात करनी थी। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा या सुना था, तो मुझे लगा कि शायद ये बस मंदिर में बैठकर पुजारियों द्वारा कोई धार्मिक कथा या राशिफल पढ़ने जैसा ही कुछ होगा। क्या ये सचमुच सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है? देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड समझना आज के समय की एक बहुत बड़ी भूल होगी। पंचांगा श्रावणम दरअसल प्राचीन काल का यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, इन तीनों का एक मिलाजुला रूप था। अरे बाप रे, इतना कुछ? हाँ, पंचांग का अर्थ है 5 अंग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित एक बेहद जटिल गणितीय और खगोलीय मॉडल है। यानी आप कह रही हैं कि ये एक तरह का एंशिएंट डेटा एनालिटिक्स था? एकदम सही शब्द चुना आपने, डेटा एनालिटिक्स ही था ये। जब लोग मंदिर के प्रांगण में या चौपाल पर इकट्ठा होकर पंचांग सुनते थे, तो विद्वान ग्रहों जैसे बृहस्पति, शनि और मंगल उनकी स्थितियों का विश्लेषण करके ये बताते थे कि आने वाले वर्ष में हवाओं का रुख कैसा रहेगा। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकली यूजफुल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। मॉनसून कब आएगा और बारिश कितनी होगी, कौन सी फसल, धान, कपास या गन्ना इस साल अच्छा मुनाफा देगी, यहाँ तक कि समाज में कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं और राजा या सत्ता के स्तर पर क्या राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, ये सब उसमें बताया जाता था। ये तो अद्भुत है। मतलब अगर पंचांग बता रहा है कि इस साल बारिश औसत से कम होगी, तो पूरा गांव उसी समय ये प्लानिंग कर सकता था कि इस बार ज्यादा पानी मांगने वाली फसल के बजाय बाजरा या ज्वार बोया जाए। एग्जैक्टली। ये तो सीधे तौर पर कम्युनिटी प्लानिंग हुई। यही तो इसकी असली ताकत थी। ये त्योहार उस समय के समाज को एक साथ लाकर भविष्य की रणनीतियां बनाने का मौका देता था। और एक और बात जो इसको बहुत स्पेशल बनाती है, वो है वर्षों की गणना का तरीका। हमारे यहाँ हर साल का एक विशेष नाम होता है, जैसे प्रभा, विभावा, प्रमाथी आदि, जो 7 सालों के एक चक्र में घूमता है। 7 साल का चक्र? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये सीधे 1, 2, 3 की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ता? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी खगोलीय घड़ी है, जिसमें 2 बड़े गियर या पहिए लगे हुए हैं। ठीक है। एक पहिया बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह का है, जिसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लगते हैं, और दूसरा पहिया शनि यानी सैटर्न ग्रह का है, जिसे लगभग 30 साल लगते हैं। अब जब ये दोनों गियर घूमते हैं, तो ये हर 60 साल में ठीक उसी शुरुआती बिंदु पर आकर एक साथ मिलते हैं। ओह, अब समझ आया। 12 और 30 का एलसीएम 60 होता है। बिल्कुल सटीक। और ये 60 साल का चक्र इस बात का प्रतीक है कि भारतीय दर्शन में समय एक सीधी रेखा यानी लीनियर नहीं है कि जो एक बार गुजर गई तो बस खत्म हो गई, बल्कि समय चक्राकार है, साइक्लिकल है। जो आज है वो कल फिर लौट कर आएगा। हाँ, और ये सोच इंसान के अहंकार को कम करती है और उसे प्रकृति के विराट स्वरूप के सामने विनम्र बनाती है। ये रूपक तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक विराट खगोलीय घड़ी जो हर 7 साल में खुद को अलाइन कर रही है। और देखिए, चाहे वो आसमान की ओर देखती गुड़िया हो या भविष्य का गणित लगाता पंचांगा,
श्रवणं, इन दोनों ही रूपों में एक चीज बिल्कुल समान है। और वो क्या है? वो है इस दिन की शुरुआत का भोजन। और सच कहूं तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया भर में जब नया साल मनाया जाता है तो लोग केक काटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, शैंपेन खोलते हैं। हाँ, हमेशा मीठा और सेलिब्रेशन। वही ना। लेकिन यहाँ नए साल की पहली सुबह सबसे पहले जो चीज चखाई जाती है वो मीठी नहीं होती, बल्कि वो बेहद कड़वी होती है, नीम की पत्तियां। और उगादी में तो इसे एक पूरी डिश का ही रूप दे दिया जाता है, जिसे उगादी पचाड़ी कहते हैं। उगादी पचाड़ी, इसे अगर भारतीय दर्शन और आयुर्वेद का सबसे बेहतरीन मास्टर क्लास कहा जाए ना, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल। जब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आने वाले पूरे साल के अनुभवों का ट्रेलर एक ही निवाले में एक ही चम्मच में परोस रहा हो। ये बहुत प्यारी तुलना है। हाँ, क्योंकि इसमें 6 अलग-अलग स्वाद होते हैं, जिन्हें वहां षड्रुचलु कहा जाता है। नीम के फूलों की तीखी कड़वाहट, गुड़ की गहरी मिठास, कच्चे आम का चौंकाने वाला खट्टापन, इमली का तीखा खट्टा स्वाद, हरी मिर्च का झंझनाटादार तीखापन और अंत में नमक। मतलब ये सब एक साथ क्यों मिलाया जाता है? आपने अभी जो कहा ना कि पूरे साल का ट्रेलर, ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। देखिए, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये पचादी हमें एक बहुत कड़वा लेकिन बेहद जरूरी सच याद दिलाती है। जीवन कोई बॉलीवुड फिल्म तो है नहीं जहां अंत में सब कुछ मीठा और सुखद ही होगा। हाँ, हैप्पी एंडिंग्स हमेशा नहीं होती। बिल्कुल। आने वाले साल में आपको गुड़ जैसे सफलता के क्षण मिलेंगे, तो नीम जैसे गहरे दुख और असफलताएं भी आएंगी। कच्चे आम की तरह जीवन में अचानक आने वाले आश्चर्य होंगे, तो मिर्च की तरह क्रोध और विवाद के पल भी आएंगे। सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, और पचौड़ी खाते समय नियम यह है कि आप किसी एक स्वाद को थूक नहीं सकते, आपको पूरा मिश्रण निगलना होता है। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हमें जीवन के हर अनुभव को बिना किसी शिकायत के समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यही वो संभव है जिसे गीता में भी जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। ये दर्शन तो सच में मन को बहुत शांति देता है कि ठीक है, बुरा वक्त भी आएगा और चला जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी परंपराओं में दर्शन हमेशा विज्ञान के साथ हाथ मिलाकर चलता है। तो जो लोग आयुर्वेद और शरीर विज्ञान को समझते हैं, उनके नजरिए से इस अजीबोगरीब मिश्रण में आखिर क्या रहस्य छुपा है? आप मानेंगे नहीं, लेकिन इसका विज्ञान इसके दर्शन से भी ज्यादा अचूक है। देखिए, आयुर्वेद में इस समय को ऋतु संधि कहा जाता है, यानी 2 मौसमों के मिलने का समय। सर्दियां खत्म हो रही हैं और गर्मियां शुरू हो रही हैं। ट्रांजिशन फेज। हाँ, और सर्दियों के दौरान शरीर में जो कफ इकट्ठा हो जाता है, वो वसंत की गर्मी से पिघलने लगता है, जिससे सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां फैलती हैं। अच्छा, यानी हमारे शरीर का भी अपना एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है उस वक्त। बिल्कुल। और ऐसे समय में हमारी इम्यूनिटी सबसे कमजोर होती है। अब देखिए इंग्रेडिएंट्स को। नीम एक असाधारण रूप से शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल औषधि है। ये पेट के उन कीड़ों और परजीवियों को मारती है जो सर्दियों के सुस्त मौसम में पनपते हैं। और गुड़ का क्या रोल है? गुड़ शरीर के लिवर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करता है और खून साफ करता है। कच्चा आम और इमली शरीर में विटामिन सी का एक विस्फोट करते हैं, जो आने वाली गर्मियों की लू से शरीर को तैयार करता है। तो ये 6 स्वादों का मिश्रण असल में उमंग बदलते मौसम के लिए एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है, जो शरीर के वात, पित्ता और कफ को रातों रात संतुलित कर देता है। माय गुडनेस, ये बात सचमुच दिमाग की तार खोल देती है। मतलब जो चीज हमारी आत्मा को मजबूत कर रही है कि तैयार रहो, जीवन में दुख भी आएगा, ठीक वही चीज हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी तैयार कर रही है कि तैयार रहो, मौसम का संक्रमण आ रहा है। हाँ? ये विज्ञान और अध्यात्म का कितना निर्बद्ध और खूबसूरत संगम है। और यही कारण है कि ये परंपराएं हजारों सालों से जीवित हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास या खाली कर्मकांड नहीं है। इनके पीछे खगोल विज्ञान, कृषि प्रबंधन, समाजशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत ही ठोस नींव है। जरूरत बस इतनी है कि हम थोड़ा रुककर इनके पीछे के क्यों और कैसे पर सवाल उठाएं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। गुड़ी पड़वा और उगाड़ी भले ही विंध्या पर्वत के इस पार या उस पार इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता हो, भले ही एक में आसमान की तरफ बांस उठाया जाता हो और दूसरे में दरवाजे पर तोरण बांधा जाता हो। हाँ, तरीके अलग हैं, लेकिन इन दोनों की आत्मा एक ही है।
दोनों ही उसी शालिवाहन कैलेंडर, उसी खगोलीय घड़ी और प्रकृति के उसी रीसेट बटन का जश्न मना रहे हैं। सही मायने में ये इस बात का उत्सव है कि हम प्रकृति के चक्रों के साथ कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़कर जीवन के हर स्वाद को अपनाने का एक बहुत ही प्यारा अनुस्मारक है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। लेकिन इस चर्चा को यहीं खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप सभी सुनने वालों के सामने छोड़ना चाहता हूं। जब हम इस विषय पर तैयारी कर रहे थे तो एक छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली जानकारी सामने आई। महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण और कस्बा हिस्सों में गुड़ी पड़वा दिन लोग एक बहुत ऊंचा मानव पिरामिड बनाते हैं, बिल्कुल दही हांडी की तरह। अच्छा, ये तो मैंने नहीं सुना था। हाँ, और उस पिरामिड के सबसे ऊपर चढ़कर एक समुदाय गुड़ी में रखे नारियल को फोड़ते हैं। अब देखिए, अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। नया साल व्यक्तिगत उम्मीदों और अपनी बिल्कोनी में गुड़ी लगाने का दिन जरूर है, लेकिन जब बात जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने की आती है, चाहे वो शालिवाहन की वो मिट्टी की सेना हो जिसने विदेशों को हराया, या वो सबसे ऊपर रखा नारियल जिसे कोई अकेला इंसान नहीं फोड़ सकता, तो उसके लिए पूरे समुदाय को एक दूसरे के कंधों पर खड़ा होना पड़ता है। वाह, ये बहुत ही डीप थॉट है सच में। हाँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सफलताएं और सबसे ऊंची जीतें हमेशा हमारे समाज के सहयोग से ही पूरी होती हैं। नया साल सिर्फ कैलेंडर का पन्ना पलटना नहीं है, ये एक साथ मिलकर उस ऊंचाई तक पहुंचने की याद दिलाता है। और मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से इस त्योहार को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शुक्रिया। तो अगर हमारी इस विश्लेषणात्मक और सांस्कृतिक चर्चा ने किसी को भी सोचने पर मजबूर किया है और परंपराओं को देखने का एक नया नजरिया दिया है, तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, भविष्य में ऐसी ही और गहरी ज्ञानवर्धक चर्चाओं का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहरी चर्चा के साथ।